हेलो बच्चों, आपको स्वागत है आपके अपने चैनल द नॉलेज हब में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस होते हैं जब अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन और गामा एमिशंस होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो अल्फा पार्टिकल होता है, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या है, वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। अब अगर एक न्यूक्लियस से पॉजिटिवली चार्ज मतलब प्रोटॉन्स हमारा निकल के, मान के चले अगर प्रोटॉन का टाइप निकल गया तो उसमें क्या चेंजेस आएंगे, तो उसमें एटॉमिक नंबर जो होता है वो 4 टाइम गिर जाएंगे और जो नंबर ऑफ मास नंबर जो होता है वो मास नंबर हमारा 2 टाइम गिर जाएगा। तो अगर एक पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर ए है और जेड उसका मास नंबर है, तो जब न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल एमिशन होगा तो जो एटॉमिक नंबर होगा वो A-4 हो जाएगा और जो मास नंबर होगा वो Z-2 हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो एमिशंस होते हैं वो बहुत एक ही तो एमिशन नहीं निकलेगा ना, बहुत सारे एमिशंस होते हैं, बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं। तो उसमें से प्रोटॉन्स वगैरह घट जाते हैं, प्रोटॉन्स घट जाते हैं और उसको बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन्स भी निकल जाते हैं। और वो न्यूट्रॉन्स जब निकलते हैं वो गामा रेडिएशंस होता है और उसमें हमारा जो गामा रेडिएशंस होता है वो एक्स्ट्रा एनर्जी मतलब बैलेंस करने के लिए, एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए गामा एनर्जी के फॉर्म में, गामा रेडिएशंस के फॉर्म में निकल जाते हैं। और जो बीटा एमिशन में क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज निकलते हैं। तो नेगेटिवली चार्ज निकलते तो पेरेंट न्यूक्लियस अगर हमारा AZ है तो वो बढ़ के उसका मास नंबर Z+1 हो जाता है और उसके एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता और बीटा पार्टिकल हमारा निकल के आ जाता है। और गामा रेडिएशंस जैसे मैंने बताया, अल्फा पार्टिकल, अल्फा एमिशन और बीटा एमिशन होने के बाद उस चीज़ को, एटम को या उस सब्सटेंस के एटम को, एलिमेंट के एटम को स्टेबलाइज करने के लिए या बैलेंस करने के लिए हमारा गामा रेडिएशंस होता है और गामा रेडिएशंस निकल जाते हैं। उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता, जो A और Z में कोई चेंजेस नहीं होता, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों सेम ही रहते हैं। तो ये थे आपके न्यूक्लियस में क्या क्या चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग दीज एमिशंस। अभी हम देखेंगे इसके यूजेस क्या हैं, इसका हार्मफुल इफेक्ट्स क्या क्या हैं हमारे ऊपर और वो हम उसे कैसे यूज़ कर सकते, कैसे बच सकते हैं, वो सब हम थोड़ा देखेंगे और थोड़ा नोट डाउन भी कर लेंगे एज नोट्स, ताकि हम जब एग्जाम के टाइम में पढ़ें हमें अच्छे से रिवाइज हो जाए और हमें याद भी रह जाए। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि हम वो लिख सकें और लिखने के बाद उस पर एक एक पॉइंट पे हम जाएंगे। तो बच्चों मैंने यहाँ पे कुछ यूजेस लिखे हैं, क्या क्या हार्मफुल रेडिएशंस के सोर्सेज होते हैं, कैसे वो अफेक्ट करता है और उससे हम कैसे बचे, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है, छोटे छोटे नोट्स हैं, ताकि आप जब लिख लो और जब एग्जाम टाइम में आप पढ़ोगे आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट याद आ जाएगा, ये चीज़ें याद आ जाएगी। तो यूजेस हमारे कहाँ कहाँ पे होते हैं? मेनली मेडिकल यूजेस होता है, मेडिकल यूज, साइंटिफिक यूजेस और इंडस्ट्रियल यूज होता है। मेडिकल में क्या होता है कि जो कैंसर हो गया या फिर ल्यूकेमिया हो गया, वो सारे डिजीजेस को ट्रीट करने के लिए रेडियोथेरेपी का होता है। रेडियोथेरेपी मतलब उस जगह पे जहाँ पे ट्यूमर है उधर वो रेडिएशंस डालते हैं ताकि वो सेल्स जो है वो मर जाए। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, अच्छे सेल्स भी मर जाते हैं, तो ये लेकिन फिर भी ट्रीट हो जाता है कैंसर से इसमें से। और रेडियो कार्डियोलॉजी में भी यूज़ होता है। रेडियो कार्डियोलॉजी क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम में हम रेडियो एक्टिव मटेरियल छोड़ देते हैं ताकि वो हमें जाके बता सके कि हमारे बॉडी में स्कैन जब किया जाए बता सके कि कहाँ पे क्लॉट है, कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम अगर है, क्लॉटिंग वगैरह है तो हार्ट अच्छे से पंप नहीं करेगा ना, तो इसीलिए ये रेडियो कार्डियोलॉजी में भी यूज़ होता है। और कहाँ पे हॉस्पिटल में यूज़ होता है, इक्विपमेंट्स, बैंडेजेस, कॉटन, इसको स्टेरिलाइज करने के लिए भी ये रेडिएशंस यूज होते हैं। और साइंटिफिक रीजन यूजेस क्या होता है, अब कोई भी छोटे छोटे एटम्स है, अब एटम्स को आप हाथ से तो नहीं पकड़ सकते और स्केल से तो मेजर नहीं कर सकते, तो इस रेडिएशन से जो न्यूक्लियस का साइज होता है उसको हम पता कर सकते हैं। कोई भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह जहाँ पे पुराने चीज़ें निकाली जाती है, कितने साल पुराना है कैसे पता करते हैं, बाय यूजिंग कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग में क्या होता है कि ये कार्बन का आइसोटोप्स यूज होता है और उधर उसका एजिंग प्रोसेस पता चल जाता है कितने साल पुराना होगा। इसका कार्बन डेटिंग का मतलब ये नहीं है कि कार्बन जाके डेट कर रहे हैं अपने आप को, नहीं, वो डेटिंग कुछ और होता है। यहाँ पे क्या होता है कि कितने साल पुराना है वो चीज़ जहाँ निकाला गया उसको डिटरमाइन किया जाता है।
है। इंडस्ट्रियल यूजेस कहाँ पे होते हैं, ये जनरली यूज़ होता है यूरेनियम वगैरह, जो न्यूक्लियर रिएक्टर, फ्यूज़न, फिजन, जो हम आगे पढ़ेंगे, आगे वीडियोज़ में आपको मिलेगा। फ्यूज़न में ये यूज़ होता है जिससे हमें ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है। एटॉमिक बॉम्ब वगैरह भी तब भी उसमें भी यूज़ कर देते हैं। तो न्यूक्लियर पावर जो होता है उसमें भी ये यूज़ होता है। अब कोई भी मटेरियल का थिकनेस, अब थिकनेस मतलब इतना मोटा नहीं, अगर पेपर कितना पतला होना चाहिए, कितना क्वालिटी का होना चाहिए, वो सारा थिकनेस पता करने के लिए भी ये रेडिएशंस का यूज़ होता है। अब ये जो रेडिएशंस होते हैं ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, और इसके सोर्सेज क्या क्या होते हैं। न्यूक्लियर प्लांट्स में जो यूज़ होता है उसका वेस्ट, वो उसके सोर्सेज हैं। न्यूक्लियर वेस्ट का स्पेलिंग क्या लिखा हुआ है, STE, वेस्ट। जो कॉस्मिक रेडिएशंस आते हैं सन से, ओजोन लेयर डिप्लीशन के वजह से जो रेडिएशंस आते हैं उसके वजह से हमारे स्किन कैंसर्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे हार्मफुल रेडिएशंस के सोर्सेस हैं। और क्या इफेक्ट होता है, जो शॉर्ट टर्म इफेक्ट होता है जनरली डायरिया, लॉस ऑफ एयर, सोर थ्रोट, ये सब होता है। और जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है ल्यूकेमिया हो सकता है, कैंसर हो सकता है, और जेनेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं। अब जेनेटिक चेंजेस आप मूवीज़ देखे होंगे, एक्समैन, या फिर आप देखे होंगे, हाँ एक्समैन ही है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो उसमें क्या होता है कि किसी का पर निकल आता है, किसके आंखों से रेडिएशंस निकलते हैं, किसके मुंह से कुछ कुछ निकलता है, एक्समैन हो गया। वो सारे चीज़ें जिससे जेनेटिक रेडिएशंस में चेंजेस होते हैं। या फिर हल्क मूवी आपने देखा होगा, हल्क में उसको गामा रेडिएशंस पड़ जाता है तो वो ग्रीन बन जाता है। तो वो जेनेटिकल चेंजेस उसमें आ जाते हैं। हालांकि वो सब सारे चीज़ें वो सोच के बनाया गया, वो जो मूवीज़ वगैरह बने हैं वो हाइपोथेटिकल है, वो एक्चुअल में तो नहीं होता, लेकिन उसमें जेनेटिकल चेंजेस हो जाते हैं, DNA में, RNA में चेंजेस हो जाते हैं। तो बहुत सारे तकलीफें भी आती है। बहुत जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में जब न्यूक्लियर वॉर हुआ था, वहाँ पे जब बम गिराए गए थे, आज भी बच्चे जो पैदा होते हैं वो उनका जेनेटिक चेंजेस नहीं होता, मतलब चेंजेस हो गया होता है, तो वो डिफॉर्म पैदा होते हैं। हाथ किसी का नहीं होता, किसी का पैर नहीं होता, वो जेनेटिकल चेंजेस में भी उसमें आ जाता है। तो न्यूक्लियर वॉर बहुत ही खतरनाक है, उसको हमें अवॉइड करना चाहिए, लेकिन क्या अवॉइड करना ही चाहिए, ठीक है। अब इसके सेफ्टी मेजर्स क्या क्या है। अब न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो लोग काम करते होंगे उनको भी तो सेफ्टी मेजर्स चाहिए होगा ना, ताकि उनका जान भी सेफ रहे। तो उनको प्रॉपर लीड ग्लव्स वगैरह दिया जाता है, लीड का अप्रोच दिया जाता है, क्योंकि हमें पता है लीड जो है वो रेडिएशंस को एब्जॉर्व कर लेता है। और प्रॉपर कूलिंग सिस्टम होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्टर्स में, ताकि जो रेडिएशंस उसमें निकले वो कूल डाउन हो जाए और ज़्यादा हार्मफुल ना हो। और जो वेस्ट निकलते हैं वेस्ट जो निकलता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में से, उसको एक सेफ जगह पे डंप किया जाए, ताकि जो आसपास के लोग हों उनको वो अफेक्ट ना हो। तो ये थे आपके कुछ यूजेस, हार्मफुल इफेक्ट्स वगैरह रेडियो एक्टिव मटेरियल्स के। तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा वो होगा न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, उसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। होपफुली आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप लोगों के लिए नया कंटेंट बनाता रहूं। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, अगर उनको आप चाहते हो कि आपके दोस्तों को एक अच्छा पढ़ाई, एक अच्छा गाइडेंस मिले, ताकि वो लोग भी अपना पढ़ाई आराम से कर सके। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपके पढ़ाई में जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पढ़ाई में कोई ब्रेक ना आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।